अंग्रेज ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया, क्या कभी उसने सोचा था कि उसे वापस जाना पड़ेगा एक दिन? चौधरी रहमत अली पाकिस्तान की ख्वाब की कहानी सुनाते हैं। कुतुब जना साहब आगे से कहते हैं दिस इज एन इम्पॉसिबल ड्रीम। गांधी जी कहते हैं कि मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए। बंटवारा लेकिन फिर भी होता। बंटवारा कोई भी नहीं चाहता था, जिन्ना साहब भी नहीं। जिन्ना साहब भी नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ तारीख में ऐसे मौके आए, गांधी जी माउंटबेटन के पास गए और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का वजीर आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया। लेकिन माउंटबेटन की एक बड़ी खतरनाक प्रेडिक्शन थी जो बाद में दुरुस्त साबित हुई। क्या अंग्रेज बंटवारा चाहता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका सादा सा जवाब ये है कि वो जिन्ना साहब ने मास्टर तारा सिंह को एक ब्लैंक चेक ऑफर किया। जवाहरलाल पंडित नेहरू ने एक ऐसी बात की कि माउंटबेटन को यह अंदाजा हो गया कि वो जवाहरलाल को जब चाहें गांधी जी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जिन्ना साहब माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना देते तो हालात क्या होते? अगर गवर्नर जनरल माउंटबेटन भी होता। फ्रीडम एट मिडनाइट वेब सीरीज में दिखाए गए वाकयात असल में क्या थे? क्या कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पूरे हिंदुस्तान के वजीर आज़म बनने वाले थे? क्या माउंटबेटन हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं चाहता था? वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू ने गांधी जी की कौन सी बातें नहीं मानी? ये सब जानिए आज के पॉडकास्ट में। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशानवी अंग्रेज ने जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया, क्या कभी उसने सोचा था कि उसे वापस जाना पड़ेगा एक दिन? नहीं, हरगिज़ नहीं। अंग्रेज़ ने ना तो सोचा था, बल्कि अंग्रेज़ ने यह भी नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे इतनी बड़ी करप्शन, इतनी बड़ी एक्सप्लॉयटेशन, इतनी मालो दौलत लूट लेगा हिंदुस्तान की। ये भी नहीं सोचा था। उसने लूटी और जाना पड़ा बड़ी मजबूरी में। आप आ जाएं वर्ल्ड वॉर 2 के फ़ौरन बाद इंग्लैंड पे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों जाना पड़ा। शेव करने के लिए गर्म पानी नहीं है लोगों के पास। आलू, टमाटर, सब्ज़ी, चिकन, लकड़ी, छोटी छोटी चीज़ें, आम ज़रूरत की चीज़ें ज़िंदगी की ख़रीदने के लिए जब वो जा रहे हैं तो दुकानों पे लगा हुआ है नो, नॉट अवेलेबल। 15 में से एक ख़ानदान ऐसा था जो टर्की ख़रीद सकता था क्रिसमस मनाने के लिए। $5 मिलियन का कर्ज था वो जो हिंदुस्तान में छोड़ के जा रहे थे। जब वो जा रहे थे तो 5 मिलियन हिंदुस्तानियों को कर्ज में छोड़ के जा रहे थे। 1700 जो ईयर था 1700, उसमें हिंदुस्तान की जो मजमूई पैदावार थी, दुनिया की पैदावार में जो कंट्रीब्यूशन था हिंदुस्तान का, वो 22.3% था। अच्छा। 400 मिलियन लोग थे हिंदुस्तान में, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो 22.3% कंट्रीब्यूट कर रहे थे दुनिया के जीडीपी में। आप ये समझ लीजिए। लेकिन 1952 में ये 3.8% रह गया था सारा। यानी ये सब कुछ, ये तो हमें पता नहीं वो एक्सप्लॉयटेशन का तरीका क्या था कि यहाँ फसल पैदा हो रही है, जाके उनकी मिलों में जा रही है, फिर वहाँ से मिलों में बनने के बाद यहाँ आ रही है और फिर बेची जा रही है, फिर वहाँ भेजी जा रही है जहाँ क़ुव्वत ख़रीद है। इस तरह से मुनाफा कमाए जा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर उत्सा पटनायक या शशि थरूर या इन सबसे पहले दादा भाई नूरू जी, जो कि जिन्ना साहब के कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के उस्ताद थे, उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के सारे तरीके लिखे हुए। तो ये सारा कुछ चल रहा था। अब वर्ल्ड वॉर के बाद इनकी बिल्कुल ही कमर टूट गई। अच्छा। अगर स्टर्लिंग को या पाउंड को कोई सहारा दे रहा था वो अमेरिकन इंजेक्शन दे रहे थे। 20 लाख लोग बेरोज़गार थे, कोल प्रोडक्शन कम हो गई थी, लाइट नहीं आती थी इंग्लैंड के अंदर। अच्छा। ये वो हालात थे जिन्होंने मजबूर किया कि यहाँ से निकला जाए, अंग्रेज़ हिंदुस्तान से निकले। मतलब वो कोई बहुत शौक से नहीं जा रहे थे, और ना उन्होंने जो यहाँ ब्रिजेस बनाए, जो सड़कें बनाई, जो ट्रेन चलाई, जो गुड्स ट्रेन चलाई, वो अपने तिजारत के लिए कर रहे थे, अपने फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे थे। एक किताब है मैथ्यू वाइट की, द ग्रेट बुक ऑफ हॉरेबल थिंग्स। उन्हें बहुत से दुनिया के अंदर जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनका अहाता किया, जिसमें चौथी तबाहकारी, चौथी जो बदतरीन इस्तेसाल जो हुआ है वो अंग्रेज़ों के हाथों हिंदुस्तान का हुआ है, जहाँ 2,66,000 लोग कहत से मरे। अच्छा। अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में, अंग्रेज़ के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, अंग्रेज़ ने जो दौलत यहाँ से लूटी और यहाँ जो लोगों को जानवरों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। 2,66,000, मैं कम बता रहा हूँ।
अभी मैं इनके अंदर 30 से 40 लाख लोग वो शामिल नहीं कर रहा जो बंगाल में कहत से मरे थे वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये आपने सच में 30 से 40 लाख लोग बोले? 3 करोड़ लोग हैं। अगर आप एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक देखें तो अंग्रेज़ के हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान में कहत से जो लोग मरे हैं यहाँ हिंदुस्तानी, वो 3 करोड़ है। अच्छा। तो ये जब छोड़ के जाना, उनकी तो मौजें लगी हुई थी, यहाँ से पैसा कमा रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ आके जो अय्याशियाँ उन्हें नज़र आती हैं, आप एडविना माउंटबेटन, एक छोटा सा एक दिलचस्प आपकी उस्ताद तबा के लिए एक वाक़या है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना यहाँ आते हैं तो एडविना ने वो कुछ खाने वाने का ऑर्डर दिया जो वो लेके आए थे लंदन से। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था यहाँ क्या क्या कुछ मिल सकता है। और जब ट्रे में बहुत ज़बरदस्त किस्म का चिकन उनके सामने पेश किया गया तो एडविना वो चिकन लेके भागी, क्योंकि एक्चुअली वो तो उसके वो पेट्स के लिए था। अच्छा। लेकिन वो चिकन उसे इतना ज़्यादा पसंद आया, फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा हुआ है कि वो भागी लेके चिकन अपने बाथरूम में जाकर उसने निगला वो सारा चिकन खाया बहुत शौक से बाथरूम में? बाथरूम में। और ये वो खातून है जो किताब में लिखते हैं वो कि जिसने आने वाले कुछ महीनों में 25,000 इंडियंस को मदऊ करना है अपने पास, उसकी ये हालत है। ये एक चीज़ है। अगर आप हिंदुस्तान में ये राजों महाराजों के किस्से सुन लें तो आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा कि ये इतनी फिल्थी रिच लोग थे और ये क्या क्या कुछ करते थे। इतनी दौलत थी हिंदुस्तान के पास, इन राजों महाराजों के पास, इन जागीरदारों के पास, नवाबीन के पास, इन निज़ामों के पास इतनी दौलत थी और बेदरेक खर्च करते थे अपनी अय्याशियों पे। जो कंजूस है, बहुत ही कंजूस है, लेकिन जो अय्याशियों पे खर्च करता है वो करता। तो अंग्रेज़ भी लूट मचा रहे थे यहाँ। अंग्रेज़ तो नहीं जाना चाहता था छोड़ के हिंदुस्तान के रिचेस को। 30 खरब डॉलर लूटे उसने 200-250 सालों में हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में जो अंग्रेज ने अपने पंजे गाड़े, उसने किन कमजोरियों का फ़ायदा उठाया? सबसे बड़ी कमज़ोरी, डॉक्टर आयशा जलाल का रेफरेंस दूंगा, वो एक एकेडमिक चैलेंज करती हैं कि अंग्रेज़ के आने से पहले कोई हिंदू मुस्लिम फसाद हमें नज़र नहीं आता। सैकड़ों सालों में हमें नहीं नज़र आता। हमें अंग्रेज़ के आने के बाद ही सारे फसादात नज़र आते हैं। अंग्रेज़ ने ही कम्यूनल लाइंस पे डिवाइड किया। अंग्रेज़ ने इस चीज़ को भांप लिया कि ये लोग मज़हब के लिए बहुत जज्बाती हैं। पहले भी थे, लेकिन वो एक दूसरे के मज़हब को कबूल भी करते थे, एक दूसरे के साथ शादियां भी करते थे, एक दूसरे के साथ रहते भी थे। हम ये कहानियां भी सुनते हैं, अपने बड़ों से भी सुनते रहे हैं, और हमें वो तारीख़ भी ये कहानियां सुनाती है सारी की सारी। लेकिन अंग्रेज़ ने इन्हें कम्यूनल लाइंस पे डिवाइड कर दिया और उसके बाद जो भी इनके प्रॉब्लम्स थे उनका जो हल नज़र आया इन्हें वो कम्यूनल लाइंस पे ही नज़र आया। अनफॉर्चुनेटली जो लीडर्स आए बाद में उन्होंने भी यही कुछ किया। वो अंग्रेज़ को निकालने के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नारे तो लगाते थे, लेकिन एक्चुअली वो अपने मसाइल का हल उस कम्यूनल डिवाइड में ही कहीं ढूंढते नज़र आते हैं हमें। वो चाहे गांधी जी थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू साहब थे या जिन्ना साहब थे, अनफॉर्चुनेटली ऐसा था। लेकिन ज़िशान भी, ये कम्यूनल लाइंस में जो हमारे लोग थे, हमारे लीडर्स थे, उनको कैसे अपने मसाइल का हल नज़र आता है? उनको अंग्रेज़ ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनवाई, अंग्रेज़ ने मुस्लिम लीग बनवाई तो मुस्लिम लीग तो बनवाई कि मुसलमानों के राइट्स के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तानियों के राइट्स के लिए बनाई। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो लोग जो शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हामी हैं, वो लोग जो एक्चुअली अंग्रेज़ से जान छुड़वाना चाहते हैं, अंग्रेज़ को हिंदुस्तान से भगाना चाहते हैं और इस एक नुक्ते पे इकट्ठे हैं, वो लोग 30-40 साल के अंदर अंदर अपनी पूरी पॉलिटिक्स की बुनियाद रखते हैं मुस्लिम नेशनहुड पे या हिंदू नेशनहुड पे। वो चाहे गांधी जी थे, चाहे जिन्ना साहब थे। ऐसे 1933 की बात है, चौधरी रहमत अली उनसे मिलते हैं। चौधरी रहमत अली पाकिस्तान की ख्वाब की कहानी सुनाते हैं, पाकिस्तान के नाम तजवीज़ करते हैं, बताते हैं जिन्ना साहब को। तो जिन्ना साहब आगे से कहते हैं दिस इज़ एन इम्पॉसिबल ड्रीम। गांधी जी कहते हैं कि मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा हिंदुस्तान को डिवाइड करने के लिए। वल्लभ भाई पटेल भी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हमें बाद में नज़र आता है कि उन्हें जो अपने ख्वाब हैं वो ट्रांसलेट होते नज़र आते हैं उन्हीं कम्यूनल लाइंस पे। वो बाद में वही लोग जो हैं, वो जिन्ना साहब जो हैं, हमें नज़र आते हैं कि मुसलमानों के वाहिद लीडर के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो हिंदुस्तान को यूनाइटेड तो रखने की बात करते हैं लेकिन हिंदू लाइंस पे। मसलन गुजरात में जब गुजरातियों की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें जिन्ना साहब भी गए और उन्होंने गांधी जी की तारीफ़ भी की, तो गांधी जी ने आगे से कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप मिस्टर जिन्ना को लेके आए हैं यहाँ,
इस तकरीब में, हालांकि ये मुसलमान है। 1920 में हम देखते हैं कि जो कांग्रेस का सेशन हो रहा है जिसमें सिविल डिसोबीडियंस या नॉन कोऑपरेशन की बात करते हैं, गांधी जी, जिन्ना साहब उसके हामी नहीं थे। जिन्ना साहब नॉन कोऑपरेशन के हामी नहीं थे, सिविल डिसोबीडियंस के हामी नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हामी थे। और वहाँ से बहुत तरीके से, जो कि आम तौर पे बताया नहीं जाता, जिन्ना साहब को उस कांग्रेस के सेशन से निकाला गया था। ये बहुत बड़ी गलती थी। अगर कहीं आपको ये नज़र आता है, जो कुछ लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जिन्ना साहब ने अपनी ईगो का मसला बना लिया इस बात को, मसला ईगो का नहीं था। मसला ये कि आप खुद वो डिवाइड कर रहे हैं, आप उस डिवाइड की तरफ जा रहे हैं। आप डेमोक्रेटिक है ना, अगर वो कह रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनली हासिल करना चाहिए अपने मकसद को, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ भी जाना चाहिए था। जिन्ना साहब नहीं जेल जाना चाहते थे, जिन्ना साहब इन टैक्टिक्स को नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे, सिविल डिसोबीडियंस को। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा गांधी जी की जो थॉरो की जो ऐसे था ऑन सिविल डिसोबीडियंस या नॉन कोऑपरेशन, वो गांधी जी की एक ट्रेनिंग थी जो पीछे से होती आई थी नॉन कोऑपरेशन के लिए, सिविल डिसोबीडियंस के लिए, अहिंसा के लिए, लोगों को इकट्ठा करके प्रेशराइज करने के लिए बग़ैर वायलेंस के। लेकिन जहाँ गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी उन्होंने ये कोशिश की कि मैं नॉन वायलेंस के ज़रिए कुछ हासिल करूं, वहीं वायलेंस आया। जलियांवाला बाग को देख लीजिए, जब ब्रॉल्ट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हुआ, तो वायलेंस हुआ। इसको जिन्ना साहब एक एडवेंचरिज्म समझते थे। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम उन्हें कायदे आज़म मानते हैं। ये एक हकीकत है जिसे दूसरे जो हमारे जो एनालिस्ट्स हैं वो भी मानते हैं, हिस्टोरियंस भी मानते हैं इस बात को कि सिविल डिसोबीडियंस के ज़रिए से, नॉन कोऑपरेशन के ज़रिए से सिर्फ एडवेंचरिज्म क्रिएट किया जा सकता था। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्टिव वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स थे जो आप अपनाना चाह रहे थे, ये हासिल, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस थे जो आप हिंदुस्तानियों के लिए हासिल करना चाह रहे थे। मसलन जिन्ना साहब अगर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को एक फेडरेशन होना चाहिए, फेडरलिज्म की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि 1/3 नुमाइंदगी होनी चाहिए मुसलमानों की, तो इसमें क्या बुरा था? वो तो यूनाइटेड इंडिया के फिर भी हामी थे। लेकिन हमें नज़र आता है कि 1920 के कांग्रेस के इजलास के बाद फिर जिन्ना साहब तो इंग्लैंड चले गए, फिर वो वापस आए, वापस आके फिर वो फेडरलिज्म की बात करते हैं, 1/3 नुमाइंदगी की बात करते हैं, फिर उनकी बात नहीं मानी जाती। अब जिन्ना साहब की बात ना माने जाने का मकसद ये है कि आप जो 100 मिलियन मुस्लिम्स हैं हिंदुस्तान में रहने वाले, उनकी नुमाइंदगी का मसला है। इस बात से इनकार नहीं है कि कांग्रेस के अंदर भी मुसलमान मौजूद थे, मुसलमानों की और भी छोटी मोटी पार्टीज होंगी, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी आवाज़ थी वो तो जिन्ना साहब की थी या मुस्लिम लीग की थी। अब ये फिर एक अनफॉर्चुनेट बात है कि बजाय इसके कि हम हिंदुस्तानियों के लिए नुमाइंदगी का हक़ लें, इन्हें मुसलमानों, हिंदुओं, दलित और इनके लिए अलग-अलग तौर पे हक़ लेना पड़ रहा था। इस बात को कांग्रेस बड़ी जमात थी, उन्हें चाहिए था कि वो इनको अकोमोडेट करते, उन्होंने अकोमोडेट नहीं किया। अच्छा, वजह क्या थी? गांधी जी की तरफ से मसला आ रहा था, किसकी तरफ से था मसला? कांग्रेस के लीडर्स को एतराज़ ये था कि जिन्ना साहब खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर कहते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कांग्रेस भी तो मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है। मसलन अबुल कलाम आज़ाद और बहुत से लोग थे जो कांग्रेस के अंदर थे। फिर ऐसे बहुत से लोग थे जैसे जमीयत उलमा हिंद या और बहुत सी पार्टीज़ जो मुसलमानों की पार्टीज़ थीं, इस्लामिक पार्टीज़ थीं, लेकिन वो मुस्लिम लीग के अंदर जम तो नहीं हुई थी। इसलिए वो जिन्ना साहब को मुसलमानों का सोल स्पोक्समैन नहीं समझते थे। और क्या यही रीज़न एक थी कि जिन्ना साहब ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की? जिन्ना साहब, एक तो 1920 वाला वाक़या हुआ, फिर जो खिलाफत मूवमेंट थी, फिर जिन्ना साहब उसे एडवेंचरिज्म समझते थे। हालांकि मुसलमानों और खिलाफत को बचाने के लिए एक अपीज़ करने की एक पॉलिसी थी गांधी जी की, वो गांधी जी का अपना एक तरीका था, लेकिन जिन्ना साहब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था और बरमला उसे कंडेम किया। फिर हमें 1937 की कांग्रेसी वजारतें नज़र आती हैं, 11 में से 7 सूबों में जो बन गई। फिर हमें नज़र आता है कि जिन्ना साहब वहाँ हलवा लेके जाते हैं कांग्रेस लीडर्स के पास, और उन्हें कहते हैं कि मुस्लिम लीग को भी पावर शेयरिंग फॉर्मूला में रखें, आप मुस्लिम लीग को भी शामिल करें इसके अंदर। वो कुछ सोचते हैं और मुस्लिम लीग को शामिल नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती थी, मुस्लिम लीग को शामिल किया जाना चाहिए था। हाँ, ये और बात है कि जिन्ना साहब ये कहते थे कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है और मुस्लिम लीग ही मुसलमान अरकान को अपॉइंट करेगी। हो सकता है यहाँ जिन्ना साहब थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जा रहे हों,
ज़्यादा फेवर हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। इसको हिस्टोरियन ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन कांग्रेस का रियल पॉलिटिक्स ये होना चाहिए था कि वो मुस्लिम लीग को उस पावर शेयरिंग फार्मूला में शामिल कर लेते। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती फिर। बंटवारा लेकिन फिर भी होता। बंटवारा कोई भी नहीं चाहता था, जिन्ना साहब भी नहीं। जिन्ना साहब भी नहीं चाहते थे। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, जिन्ना साहब उस कैबिनेट मिशन प्लान को मान लेते। मसला किधर आते फिर? मसला ये है कि ये कहना कि ब्रिटिश जो हैं वो डर गए थे बहुत ज़्यादा, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि ये एक बॉम्ब है जिस पे हम बैठे हुए हैं और किसी वक्त भी ये फट सकता है। हुआ ये था कि एक्चुअली नेवी में बगावत हो गई थी, इंडियन नेवी में। और उससे पहले में वो कुछ वाक़यात ऐसे नज़र आते हैं कि जैसे सुभाष चंद्र बोस गए, इंडियन सोल्जर्स ने जो सरेंडर किया हुआ था उनको इकट्ठा किया और वो एक इंडियन आर्मी बना रहे थे, एक फ्रीडम फाइटर्स की एक आर्मी बना रहे थे, जिसको कि कहा जाता है कि अलहदा बहस है कि गांधी जी ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी उसे काउंटर करने के लिए चलाई थी। लेकिन बहरहाल इससे बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चलाई थी, ज़ाहिर है वो तो उनको निकालने के लिए ही चलाई थी, लेकिन साथ साथ सुभाष चंद्र बोस भी ये कर रहे थे। तो हमें नज़र आता है कि अंग्रेज़ मुसलसल कमज़ोर हो रहा था, अंग्रेज़ के जाना नागुज़ीर हो रहा था। क्या अंग्रेज़ बंटवारा चाहता था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका सादा सा जवाब ये है कि वो चाहता था, लेकिन वो ये चाहता था कि ये सब पूरा बिसात बिछाने के बाद जो मोहरे हैं हिंदुस्तान में, वो ख़ुद इस नुक्ते पे पहुँचे कि बंटवारा हो जाए। वो इस बात का इकरार नहीं करता। माउंटबेटन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आता है तो माउंटबेटन तो आने नहीं चाहता था यहाँ। माउंटबेटन तो हिंदुस्तान को एम्पायर की एक कॉलोनी समझता था और रखना चाहता था, और उसको बड़ा दर्द था ये कि मैं जा रहा हूँ और जाके मैं आखिरी वॉइसरॉय होऊंगा और छोड़ के जाना पड़ेगा इंग्लैंड को। उसको बड़ी कल्क था, ये बहुत रंज था उसको। लेकिन एटली ने उसकी हर बात मान ली, जो कुछ उसने कहा। और वो शराइत क्या थी? वो शराइत ये थी कि बहुत से लोगों को जिनको वो लेके जाना चाहता था, वो फिर एक बहुत बड़ी शर्त ये थी, उसने ये कहा था कि मैं जो भी वहाँ करूँगा अपनी मर्ज़ी से करूँगा। मैं हुकूमत को जवाब देनी होगा, यानी वो जो कैबिनेट थी या जो इंग्लैंड में जो कुछ था वो उन्हें जवाब देनी होगा। ये नहीं होगा कि वो मुझे डिक्टेट कर रहे होंगे कि ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं होगा, अपनी मर्ज़ी से करूँगा जो करूँगा। और उसने आखिर जैसे किया, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका था जिस तरह से उसने लेके चला। लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग थे वो इंडिया को इकट्ठा एक देखना चाहते थे, एक रखना चाहते थे, लेकिन पावर शेयरिंग के मामले में सब बदएतमादी का शिकार थे। जब इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, उस इंटरिम गवर्नमेंट में लियाकत अली ख़ान वज़ीर ख़ज़ाना बनते हैं और लियाकत अली ख़ान टाटा और बिरला पे 30% टैक्स आयद कर देते हैं, क्योंकि टाटा और बिरला बहुत बड़े डोनर्स थे कांग्रेस के, जो कि उन्हें फाइनेंस करते थे। यहाँ से बदएतमादी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए फिर ये तय होता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ पावर शेयरिंग नहीं कर सकते। तो दोनों तरफ से गलतियाँ थी। जैसे 1937 में जब जिन्ना साहब हलवा लेके गए तो उन्होंने बात नहीं मानी पावर शेयरिंग की। जब पावर शेयरिंग की तो इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना होते हुए उन्हें डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर रखा। क्या माउंटबेटन में इतनी काबिलियत थी कि वो एक अच्छे अंदाज में ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर सके? माउंटबेटन बहुत ही काबिल आदमी था, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली स्मार्ट। वो उन लोगों में से था जो बैक वक्त एक इंटेलेक्चुअल भी होते हैं और एक एक्टिविस्ट भी होते हैं, क्योंकि वो खुद फौजी था, नेवी में था। उसने जापानियों को सरेंडर करवाया, उसने बहुत से महाज़ों के ऊपर फतेह हासिल की थी। वॉर टैक्टिक्स तो वो जानता ही था, उसके पॉलिटिकल टैक्टिक्स का इम्तिहान था ये। लॉर्ड वेवल बहुत मायूस थे, इंग्लैंड की हुकूमत उनसे बहुत ज़्यादा मायूस थी। लॉर्ड वेवल जब जा रहे थे तो लॉर्ड माउंटबेटन से मुलाकात हुई जब वो यहाँ आए, एक फाइल सामने रखी जिसमें मायूसी का इजहार था मुकम्मल तौर पे, और उन्होंने कहा कि जो लॉर्ड वेवल का प्लान था वो ये था कि पहले औरतें और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता निकलें प्रोविंस बाय प्रोविंस हिंदुस्तान से, और फिर सोल्जर्स निकलना शुरू हो जाए। यानी पहले तो औरतें बच्चे निकलें, फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वो निकल जाए, फिर सोल्जर्स निकलना शुरू। तो आहिस्ता आहिस्ता हम 3-4 महीने के अंदर अंदर खाली करें, जान छुड़ाएं, अल्लाह अल्लाह खैर सला। ये लॉर्ड वेवल का प्लान था, जो कि एटली ने, जो लेबर पार्टी के थे, उन्होंने नहीं माना। एटली ने माउंटबेटन को बुलवाया। अब माउंटबेटन
ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान आए। माउंटबेटन एक्चुअली इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो आखिरी वॉइस रॉय हों जो हिंदुस्तान का ताल्लुक़ वहाँ से तोड़ दें, एम्पायर से। अच्छा, विंस्टन चर्चिल को भी काबू में रखना एक मसला था, क्योंकि विंस्टन चर्चिल इन पर ट्रस्ट करता था, उसने भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था जब ये नेवल ऑफिसर थे। उनको मनाने के लिए इसने बड़ा अच्छा टैक्टिक एक यूज़ किया। हिंदुस्तानी जो ख़ास तौर पे कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उनसे ये अहद दे रही है कि कॉमनवेल्थ के अंदर शामिल रहेगा हिंदुस्तान आज़ादी के बाद भी। तो उससे वो सेटिस्फाई हो गए, उनकी ईगो को ज़रा सेटिस्फेक्शन मिल गई विंस्टन चर्चिल की इस तरह। और यहाँ जो उन्होंने किया, जिस तरह से मामलात को चलाया माउंटबेटन ने, वो बहुत ज़बरदस्त थे। वो उनके पॉलिटिकल टैक्टिक्स का, रियल पॉलिटिक का बड़ा ज़बरदस्त इम्तिहान था जिस पे वो पूरा उतरे हैं। माउंटबेटन को जो हिंदुस्तान के लीडर्स थे वो कैसे लगे? माउंटबेटन बड़े स्मार्ट थे। माउंटबेटन ने आते ही सबसे पहले उनसे मुलाकातें की। पहली मुलाकात तो उन्होंने की गांधी जी के साथ। अच्छा। गांधी जी बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। गांधी जी ने जो तासुर उन्हें मिला गांधी जी का, वो ये था कि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, वेब सीरीज़ में दिखाया कि बहुत एक्साइटेड थे माउंटबेटन गांधी जी से मिलने के लिए। हाँ, गांधी जी को पसंद करते थे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके बारे में, वो गांधी जी की बहुत बड़ी खिदमात थी। वो आज से नहीं थी, एक बहुत लंबा अरसा उन्होंने गुजारा था एक सर्विस में जो कि लोगों के लिए खिदमत। गांधी जी एक बहुत बड़े आदमी थे उस लिहाज से कि बड़े डिफरेंट पॉलिटिशियन थे अपनी वज़ाक़ता में, अपनी फ़िलासफ़ी में, फिर उस फ़िलासफ़ी को प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे दिखाने में। वो आम पॉलिटिशियन तो थे नहीं, इसलिए माउंटबेटन उनसे मुतासिर थे। फिर जब मुलाकात भी होती है तो उसमें तो खैर और ज़्यादा मुलाकात, जैसे वो उन्हें बकरी का दही पेश करते हैं खाने के लिए। माउंटबेटन हिचकिचाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कभी खाया नहीं है। माउंटबेटन का ख्याल था कि मैं ये कह दूंगा तो गांधी जी ज़रा शांत हो जाएंगे कि चलो ठीक है, इसने कभी खाया नहीं है। तो गांधी जी कहाँ टलने वाले थे, उन्होंने कहा देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर समथिंग तो खाओ। उसने फिर एक चम्मच लिया माउंटबेटन ने, और थोड़ा उसने कहा गैस्टली। तो खैर, इसके अलावा जो तासुर मिला उन्हें वो ये था कि गांधी जी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी हैं और मुश्किल आदमी हैं, अपने पॉइंट पे लाना आसान नहीं है। अच्छा, उस वक्त बातें क्या हुई? एक तो शुरू में ही उसने कहा कि हम आपस में एक दूसरे से एक्वेंटेंस डेवलप करते हैं, बजाय इसके कि हम हिंदुस्तान के मसलों को देखें, पहले आपस में करते हैं। तो गांधी जी ने अपना साउथ अफ्रीका के अंदर जो कुछ उनके साथ हुआ था वो बताया। गांधी जी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये तासुर दिया कि वो मुतासिर नहीं है अंग्रेज़ से, और ये बावर करवाया कि ईस्ट ने वेस्ट को बहुत कुछ दिया है। हिंदुस्तान जो है एक बड़ी रिच सिविलाइजेशन है, और इस सिविलाइजेशन से जो कुछ मिला है वो वेस्ट को मिला है। अच्छा, आपको याद होगा कि जापान पे बम गिरा दिया था अमेरिका ने, तो गांधी जी ने कहा कि अभी जो टेक्नोलॉजी है ये एक बहुत बड़ा इफरीत साबित हो रही है इंसानों के लिए, इसलिए वेस्ट को दोबारा आना पड़ेगा वापस उसी फ़िलासफ़ी की तरफ जो कि ईस्ट से गई थी, यानी कि फ़िक्र ख्याल की, खिरत की, अदम तशद्दुद की, मोहब्बत की, भाईचारे रवादारी की। तो वेस्ट को समझना पड़ेगा हिंदुस्तान के। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, जो कि जब आप एक ऐसी तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं जो रिच है, और जो आपके पास प्राइड है बताने के लिए कि आप किस तहजीब, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ उन्होंने इम्प्रेस किया बहुत ज़्यादा लॉर्ड माउंटबेटन को। अच्छा, उसी मीटिंग में माउंटबेटन की वजह से क्या गांधी जी को निमोनिया होने वाला था? अच्छा, वो ये उनकी जो स्टडी थी वहाँ, क्योंकि बहुत गर्मी का मौसम था जब वो यहाँ आए, तो उन्होंने एयर कंडीशनर लगवाया हुआ था। वो गांधी जी तो आश्रम में रहते थे, चरखा काटते थे, सादा खुराक खाते थे वो, और नंगे पाँव फिरते थे। वो तो 187 मील नंगे पाँव चल गए थे जब नौखली जा रहे थे, और वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों से रिलेट करते थे इस तरह। वो एसी जब ऑन हुआ तो वो बैठे हुए थे, वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सके, तो बड़े मुनहनी से थे, वो शिवरिंग करना शुरू हो गए। तो उसने फिर एडमिना से कहा माउंटबेटन ने कि वो नमूनिया करवाना है आपने, इन्हें बंद करो एसी। फिर उसने एसी बंद किया, और एक
कोट या एक जैकेट ला के दी, माउंटबेटन का ही कोट पहनाया। माउंटबेटन का कोट पहनाया उनको, फिर तरह वो ठीक हुए। वैसे गांधी जी इतने बड़े लीडर कैसे बन गए हिंदुस्तान के? गांधी जी देखिए 19 साल की उम्र में तो एक इंतहाई शाय, इतने शाय लड़के थे कि वो एक पूरा फ़िक्रा भी बोल नहीं सकते थे किसी के सामने, किसी ख़ास तौर पे अजनबी के सामने। तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए भी तो उनके ख़ानदान ने उन्हें निकाल दिया, आउटकास्ट कर दिया। खैर वो तालीम हासिल करके वापस आए। उस वक्त भी एक वकील ज़रूर थे, लेकिन वो किसी मैजिस्ट्रेट के सामने या किसी अदालत में बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, बोल नहीं सकते थे, शाय थे, इंट्रोवर्ट थे। फिर वो चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में भी जब अब बहुत मशहूर वाक़या है कि ट्रेन से उनको सामान समेत उठा के फ़र्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया। वजह क्या थी? वजह ये कि वो फर्स्ट क्लास में इंडियंस को सफ़र नहीं करने देते थे। ये हालांकि इनके पास टिकट था, ये सफ़र कर रहे थे। वो एक शख्स आया, उसने गार्ड को बुलाया और उठा के इनको एक छोटे से स्टेशन पे फेंक दिया। सारी रात ये ठिठरते रहे, इन्होंने कंबल तक नहीं मांगा वहाँ स्टेशन मास्टर से, सारी रात ठिठरते रहे। लेकिन वो क्या खूबसूरत बात लिखते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट में कि जब सुबह होती है तो वो सिर्फ सुबह नहीं होती, वो गांधी जी को भी एक बदला हुआ इंसान बना देती है। ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा वोकल, ज़्यादा फर्म अपने बिलीफ सिस्टम में। तो फिर वहाँ उनका सफ़र जारी रहता है। वहाँ जो साउथ अफ्रीका के इंडियंस के लिए एक कानून बनता है, जिस कानून के ख़िलाफ़ गांधी जी लोगों को इकट्ठा करते हैं और उस कानून को बदलने पे मजबूर करते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर एक जगह एक बॉर्डर क्रॉसिंग का मामला था कि इंडियंस को बॉर्डर नहीं क्रॉस करने देते, तो गांधी जी चंद हज़ार लोगों को लेके वहाँ चले गए। अदम तशद्दुद, कोई वायलेंस नहीं, क्योंकि गांधी जी का ख्याल था कि जो आप वायलेंस होता है वो आपके दुश्मन को एम्बिटर करता है। अच्छा। वो आप जो हासिल करना चाहते हैं उसे वो हासिल नहीं कर पाते। आप अपने आप को सफरिंग के ज़रिए, सेल्फ इम्पोज सफरिंग के ज़रिए से अपने दुश्मन को भी कायल कर सकते हैं अपनी बात को समझने के लिए। ये उनकी फ़िलॉसफी थी। और फिर यहीं से गांधी जी की जो अदम तशद्दुद की पॉलिसी है वो डेवलप होती है। गांधी जी की जो पॉलिसी है अदम तशद्दुद की ख़ास तौर पे, और लोगों से रिलेट करने की, यानी जो अपने रिचेस को छोड़ने के बाद आम लोगों के साथ आम ज़िंदगी गुजारने की और उनसे रिलेट करने की, इसमें कंट्रीब्यूशन मुख्तलिफ राइटर्स का भी है। जैसे वो ख़ुद इकरार करते हैं, जैसे जॉन रस्किन गॉन टू दिस लास्ट, जो किताब उन्होंने पढ़ी ट्रेन में, सारी रात पढ़ते रहे, उससे बहुत मुतासिर हुए। जॉन रस्किन एक्चुअली लिखते हैं कि जो रिचेस होती है ना, ये तो आपको एक सब स्टैंडर्ड से एक ज़िंदगी गुजारने के लिए, लेकिन जब आप एक मज़दूर की तरह से, एक मेहनत कश की तरह से लोगों से रिलेट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो असल ज़िंदगी है। रिचेस को छोड़ के आम ज़िंदगी गुजारना। अब ये वो ज़माना है जब गांधी जी $5,000 कमा रहे हैं पर मंथ। अच्छा। उन्होंने अपनी फैमिली को साउथ अफ्रीका के अंदर 1 एकड़ के फार्म हाउस में रखा हुआ है। लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसा नहीं था कि गांधी जी कोई मज़दूर या किसानों में या उठते बैठते थे और शुरू से, और इसीलिए उनके हक़ और उनके ज़िंदगी को समझते, ऐसा नहीं है। वो बहुत बड़े वकील बन चुके हैं, बहुत बड़े एकड़ के फॉर्म में रखा हुआ अपनी फैमिली को, साहिब सरवत हैं। लेकिन जब वो जॉन रस्किन को पढ़ते हैं या मुख्तलिफ, जैसे थोरेओ को उन्होंने पढ़ा ऑन सिविल डिसोबीडियंस के ऊपर, या उन्होंने क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट का मुताला किया, जैसे जो उनकी ज़िंदगी का मुताला किया, जो वो ख़ुद इकरार करते हैं, जैसे टॉलस्टॉय को उन्होंने मुताला किया। तो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन, जीसस क्राइस्ट, अगर आप देखें तो फ्रीडम एट मिडनाइट में तो ये भी लिखा हुआ है कि वो हवाले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी देते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हिंदुस्तान में कई हज़ार मील का उन्होंने सफ़र किया। वो गांव देहात, करिया कोना कोना उन्होंने देखा, हिंदुस्तान का लोगों के साथ रिलेट किया। वो आम सा अपने चरखे पे काटने वाला कपड़ा पहना करते थे, सादा तरीन ग़िज़ा खाया करते थे। तो वो लोगों से रिलेट किया उन्होंने। लोगों को ये जो अमली तौर पे जब आप कोई सबक देते हैं तो फिर लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो पूरा हिंदुस्तान उनके साथ जुड़ गया इस तरह से। माउंटबेटन से पहले जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी प्रॉपर हिंदुस्तान में, उस टाइम पे अंग्रेज़ के सामने कैसे डटे रहे गांधी जी? गांधी जी ने मुसलसल तहरीकें चलाई। जैसे अंग्रेज़ बहुत तंग थे, गांधी जी को जेल में भी डाला उन्होंने। कोई दकीका फुरुगुज़ाश्त नहीं किया उन्हें पीछे हटाने का। उन्होंने क्रिप्स को वापस जाने पे मजबूर किया। ये गांधी जी और माउंटबेटन के जहन में ये सारा कुछ था,
माउंटबेटन जब आया और गांधी जी जो मिलना चाह रहा था उसकी वजह ये थी, उसे पता था कि ये वो बंदा है जिसने एक्चुअली हिंदुस्तान में अंग्रेज़ को नाको चने चबा रखे हैं और इसी को मेरे विन करना है। गांधी जी का हिंदुस्तानियों पर तो काफ़ी इन्फ्लुएंस था, लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस में, वहाँ पर कैसा इन्फ्लुएंस था? नहीं, कांग्रेस में भी उनका इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा था। उन्हें बल्कि जवाहरलाल पंडित नेहरू तो उनके पाँव में बैठे रहते थे और उनसे आध पौन घंटा 2 घंटे बातें सुनते रहते थे, इंस्पिरेशन लेते थे। वल्लभ भाई पटेल तो उनके करीब आए ही इसलिए थे कि कोई 124 गांव का दौरा करके 87,000 लोगों को इकट्ठा करना था एक मूवमेंट के लिए। तो ये टास्क दिया था उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल ने फिर ये टास्क बखूबी अंजाम दिया। तो वो तो अपने बेटे कहते थे, जवाहरलाल नेहरू साहब को और वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने बेटा बन के दिखाया भी या नहीं? मैं समझता हूँ उन्होंने बेटा बन के दिखाया। अच्छा। लेकिन कुछ तारीख में ऐसे मौके आए जहाँ हमें थोड़ा नज़र आते हैं कि उन्होंने बापू की बात नहीं मानी। जैसे कि और अगर वो मान लेते तो हो सकता है कि हिंदुस्तान की तारीख फ़र्क होती। जैसे कि माउंटबेटन, आप समझते हैं कि गांधी जी माउंटबेटन के पास गए और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बना दिया। उससे ये कि मुस्लिम लीग का पीस हो जाएगी और ये मसला बंटवारे वाला, पार्टीशन वाला या हकूक़ वाला, ये ख़त्म हो जाएगा। और माउंटबेटन मान गए इस पर? माउंटबेटन हैरान हुआ। मैं ये समझता हूँ कि माउंटबेटन या अंग्रेज़ की जो पॉलिसी थी उसको एक धचका लगा। माउंटबेटन ने खैर दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए गांधी जी से कहा कि मैं आपकी बात मान लेता हूँ लेकिन मुझे फॉर्मल अप्रूवल चाहिए होगी कांग्रेस की। अच्छा। मैंने कहा ना, ओहदा नहीं, ओहदा तो नहीं के पास था ना, नेहरू के पास, नेहरू साहब के पास। अच्छा, गांधी जी ने कोई इसको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं किया। गांधी जी ने कहा कि डोंट वरी अबाउट इट, जवाहर एंड वल्लभ पटेल आर जस्ट लाइक माई सन्स, डोंट वरी। बल्कि उसके बाद जब वो इबादत के लिए गए भी हैं तो वहाँ एक जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा आई हैव टर्न द टाइड, यू नो, यानी वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये तो मसले नहीं है, मैं कहूँगा वो मान लेंगे। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये बच्चा एक बच्चा है जिसे काटने की बजाय दे दो, यानी हिंदुस्तान एक ऐसा बच्चा है जिसे हम काटना चाह रहे हैं, इसे काटो ना, दे दो जिन्ना को, दे दो, कुर्सी है, दे दो जिन्ना को। लेकिन वो दोनों नहीं माने। गांधी जी ने कहा या तो कुर्सी बचा लो या देश, या कुर्सी बचा लो या देश। लेकिन ना वल्लभ भाई पटेल माने इस बात पे और ना जवाहरलाल पंडित नेहरू माने। इस पर धचका लगा होगा गांधी जी को। मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये मामला तब बिगड़ेंगे, सुधर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास वाहिद हल यही था गांधी जी के पास फौरी तौर पे पार्टीशन को रोकने का। क्या जिन्ना साहब को पता था ये कि गांधी जी ने अंग्रेज़ को ये ऑफ़र किया? डायरेक्टली ऑफ़र जिन्ना साहब को किसी ने नहीं की, क्योंकि कांग्रेस से बाहर नहीं जा सकी बात। लेकिन हो सकता है कि गॉसिप की सूरत में उन तक पहुंच गई, क्योंकि जिन्ना साहब की बहुत ही एक मोतमद ख़ास थी कांग्रेस के अंदर, जो जिन्ना साहब को बातें बता भी दिया करती थी, वो थी सरोजनी नायडू। हो सकता है किसी ने बता भी दिया हो जिन्ना साहब को। तो जिन्ना साहब को अगर ऑफ़र की जाती, क्या हालात अलग होते आज के दिन? मेरा ख्याल है कि अगर जिन्ना साहब को ऑफ़र की जाती तो जिन्ना साहब थोड़ी बहुत शराइत और सामने रखने के बाद मान जाते, क्योंकि जिन्ना साहब बंटवारा इनफैक्ट नहीं चाहते थे। हम बार बार यही कह रहे हैं ना कि उनका मकसद मुसलमानों के लिए राइट्स लेना था, उनका मकसद एक टॉप पोजीशन हासिल करना था मुसलमानों के लिए। वो टॉप पोजीशन उन्हें मिल जाती और इसीलिए वो कैबिनेट मिशन प्लान को मान भी गए थे। लेकिन ये टॉप पोजीशन वक्ती तौर पे ना मिलती, ये और बात है। यहाँ फिर एक पॉलिटिक्स है। अगर अच्छी पॉलिटिक्स करते जवाहरलाल पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें वक्ती तौर पे प्राइम मिनिस्टर बना देते, उनकी शराइत भी मान लेते। उसके बाद तो देखिए बहुत फ़र्क है। 300 मिलियन हिंदूज़ हैं, 100 मिलियन मुसलमान हैं। जब आपने मुल्क बनाया उस वक्त भी आप ज़्यादा बड़ी तादाद मुसलमानों की वहाँ छोड़ के आए हैं, वो भी तो रह ही रहे हैं ना। तो मुस्लिम लीग ने ग्रेजुअली कांग्रेस के अंदर या उस सेटअप के अंदर वो जो पॉलिटिकल डिस्पोजिशन होनी थी उसमें जम हो ही जाना था। और अंग्रेज़ के जाने के बाद तो ख़ास तौर पे आप उन कम्युनल लाइन से हटते, क्योंकि जो पंडित नेहरू जो थे वो बहुत सेकुलर आदमी थे। वो कोई ऐसे मजहबी आदमी तो थे ही नहीं कि वो हिंदुइज़म का बहुत ज़्यादा
प्रचार करते, गो कि जिन्ना साहब उन पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये एक ब्राह्मण है और ये वेस्टर्न एजुकेशन के गार्ब में अपना जो हिंदुइज़्म है उसको छुपा के रखते हैं। ये जिन्ना साहब का इल्ज़ाम हुआ करता था जवाहरलाल नेहरू पे। लेकिन नेहरू वैसे एक सेकुलर आदमी थे, एक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाना चाह रहे थे हिंदुस्तान को, बहुत सी पार्टीज़ को साथ लेके चल सकते थे। और तारीख़ मुख्तलिफ होती है, हम समझते हैं। वैसे हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर जितने भी लीडर थे वो तमाम के तमाम सेकुलर थे। कांग्रेस के अंदर सेकुलर थे, लेकिन जो पॉलिटिक्स चल रही थी, जो पॉलिटिक्स का चलन हो रहा था, हो गया था, वो अवाम के सतही से जज्बात को उजागर करना था मज़हब के नाम पे। हिंदुस्तान में दो धड़े बन गए थे, एक मुसलमानों का और हिंदुओं का। कुछ लोग मुसलमानों के लिए सियासत कर रहे थे, कुछ लोग इस्लाम के नाम पे कर रहे थे, कुछ लोग हिंदुइज़्म के नाम पे कर रहे थे। क्योंकि जब हम देखते हैं 1937 की वजारतें आई भी हैं तो उसमें भी हमें जो कल्चरल छाप है वो कांग्रेस की तरफ से हिंदुइज़्म की ही थी, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज़, जिन इलाकों में मुसलमान माइनॉरिटीज़ में थे, वो थोड़े बरगश्ता भी हुए कांग्रेस से, क्योंकि उन्हें ये डर हो गया कि कहीं कल्चरली उन पे हिंदुइज़्म की डोमिनेंस ना हो जाए। और इस चीज़ को बढ़ावा दिया मुख्तलिफ लोगों ने जो कि उन इलाकों में रहने वाले, जैसे पंजाब में हम सरदार शौकत को देखते हैं, कुछ और लोगों को देखते हैं कि वो इस्लाम और के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। इसी तरह हम आरएसएस को देखते हैं, कहूटा में, कलकत्ता में, नौखली में, गुजरात, हर जगह जहां आपको ये दंगे फसाद करते हुए नज़र आते हैं, अगर मुस्लिम लीग के परवरदा कुछ लोग नज़र आते हैं तो वहाँ आपको आरएसएस भी नज़र आती है। अब मास्टर तारा सिंह जो अकाली दल के चीफ थे, वो जब तलवार निकाल के कहते हैं जो कहेगा पाकिस्तान उसका बनेगा कब्रिस्तान, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपने मजहबी कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद के ऊपर तखसीस कर रहे हैं। तो ये कम्युनल लाइन लेके चल रहे थे लोग। जो मीटिंग थी गांधी जी की और माउंटबेटन की, उसकी एंडिंग कैसे होती है? माउंटबेटन का मसला तो ये था ना कि वो हिंदुस्तान में ट्रांसफ़र ऑफ पावर करे और निकल जाए। अच्छा। और वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर में गांधी जी अगर आड़े आए तो वो काम हो नहीं पाएगा। उसको मुसलसल ये खटक रहा था। आखिरी उनके जाने के बाद भी जो उसका इजहार था वो यही था कि ये एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल आदमी। हम सुनते हैं कि एडवीना माउंटबेटन जो थी वो नेहरू जी के तो काफ़ी करीब थी। गांधी जी उसे कैसे लगे? गांधी जी एडवीना को जैसे भी लगे, लेकिन एडवीना गांधी जी को बहुत अच्छी लगी। हम देखते हैं कि जब वो अपनी इबादत के लिए जा भी रहे हैं तो गांधी जी जब आए थे वो तो कन्नो गांधी और मनो गांधी, वो तो जो उनकी नीज थी उनके कंधों पे ही हाथ रख कर आए थे। लेकिन यहाँ एक बड़ी मशहूर तस्वीर भी है जिसमें वो एडवीना के कंधे पे हाथ रख के जा रहे हैं। वेब सीरीज़ के अंदर गांधी जी कहते हैं कि जो फोटोग्राफर चाहते थे वो मैंने दे दिया। उनका पर्पस यही था कि ये एक तासुर ऐसा जाए कि मीटिंग बहुत अच्छी रही। हाँ, लेकिन गांधी जी का जो मिजाज था वो भी ऐसे था, बहुत फ्रेंडली मिजाज था। जैसे मैंने कहा ना, बकरी का वो जो दही उसको पेश किया माउंटबेटन को, इसी तरह जब एक बार कायद आज़म से मिलने के लिए वो आए तो उनके पाँव में कोई सूजन थी जिसकी वजह से जिन्ना साहब उन्हें रिसीव नहीं कर सके। तो उन्होंने आगे फ़ौरन उनका पाँव देखा, टटोला, नीचे बैठ गए कालीन पे और बैठ के पाँव को, फिर बाद में एक मरहम भी भेजी। अगर हम बात करें जिन्ना साहब की और माउंटबेटन की मीटिंग की, वो कैसी थी? जिन्ना साहब से थोड़े से खाइफ थे माउंटबेटन शुरू से ही। किस वजह से? वो शायद उनका एक हॉटी जो कहते हैं कि एटीट्यूड था, या वो ही केप्ट हिमसेल्फ टू हिमसेल्फ। जिन्ना साहब की आदत थी वो अपनी ज़ाती बातें नहीं करते थे किसी के साथ, अपने जज्बात को बहुत काबू में रखा करते थे। जिन्ना साहब ने उन्हें कहा कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा और इसको नहीं करूँगा पॉलिटिकल डिस्पोजिशन के हवाले से। तो माउंटबेटन ने कहा पहले हम एक दूसरे से मिल तो लें, तारुफ तो करवा लें, एक दूसरे से एक्वेंट तो हो जाए, फिर ये बात कीजिएगा। तो अपने बारे में आप बताइए, आप क्या हैं, क्या समझते हैं। अब ये बड़ा मुश्किल था जिन्ना साहब के लिए। वो अपने बारे में बातें वो करते ही नहीं थे। वो तो कानून की बात करते थे और दस्तूर की बात करते थे और जो इश्यूज़ हैं उनके हल के लिए जो भी उनकी बात करते, टू द पॉइंट। शुरू से उनकी आदत थी, बहुत कैलकुलेटेड उनकी बात हुआ करती थी। क्या बात की फिर? वो कहते हैं कि काफ़ी देर तक तो मोनोसिलेबल्स में ही जिन्ना साहब ने बात की, यानी कि एक आध लफ्ज़ बस अपने बारे में कोई बोल दिया होगा उन्होंने कहीं 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 कहीं। खैर वो मीटिंग ख़त्म हो गई
और जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो अपने एडीसी से इन्होंने कहा, माउंटबेटन ने, कि हो मुझे आधा इंटरव्यू तो जिन्ना साहब को अनफ्रीज करते हुए लग गया, क्योंकि जिन्ना साहब खुलते नहीं थे। अच्छा, मीटिंग के बाद एक तस्वीर होती है, उस तस्वीर में मिसफायर करते हैं जिन्ना साहब। हाँ, वो तस्वीर, वो भी क्योंकि जिन्ना साहब को पता था कि तस्वीर तो बाग में जाके खींचनी होती है, तो जाहिर है उसूल भी यही होता है कि वो खातून जो थी एडविना, उन्हें बीच पे होना चाहिए था और दोनों तरफ होना चाहिए था, माउंटबेटन और जिन्ना साहब को। जिन्ना साहब का भी ख्याल था, तो वो एक फ्रेज़ था जो उनके जहन में था, अ रोज बिटवीन टू थॉर्न्स, जो उन्होंने कहना था। अब वो ऐन वक्त पे कोई बड़ा ही कोई कूड़ मगज कैमरामैन था जिसने भी एडविना को साइड पे कर दी और जिन्ना साहब को बीच में ले आया। लेकिन जिन्ना साहब ने फिर भी वो फ्रेज़ बोल दी, अ रोज बिटवीन टू थॉर्न्स। तो इट वॉज सपोज टू बी अ मिस फायर, कि ये वो उस मौका नहीं था कहने का, लेकिन जिन्ना साहब ने क्योंकि अब सोचा हुआ था तो उन्होंने कह दिया। और जिन्ना साहब से वैसे ये एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता कि वो मौका महल के अगेंस्ट जाके कुछ कहेंगे, लेकिन वहाँ उन्होंने कह दिया। हाँ, लेकिन माउंटबेटन समझ गया था। एडविना को बुरा लगा, लेकिन माउंटबेटन समझ गया था कि बस एक ब्लंडर हो गया है। हाँ हाँ, एक लिटरेरी ब्लंडर था। वह एक चीज़ है कि जिन्ना साहब, हालांकि किसी ज़माने में रोमियो जूलियट जो शेक्सपियर का एक प्ले था उसके अंदर वो काम भी करते रहे थे अपने लड़कपन में जब वो गए थे इंग्लैंड, लेकिन हाँ, जिन्ना साहब बहुत ज़्यादा लिटरेचर में ट्रेंड आदमी नहीं थे, जैसे कि जवाहरलाल पंडित नेहरू थे। वो लिटरेरी तौर पे बहुत ट्रेंड थे। नेहरू कैसा लगा था माउंटबेटन को? एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू को पहले से वो जानते थे, एक बार मिल भी चुके थे और बड़ी अच्छी मुलाकात रही थी। उस वक्त वो एक फ्रीडम फाइटर ही थे, उस वक्त वो एक रेबल के तौर पे जेल में थे। उससे पहले जेल में, अहमदनगर की जेल में, माउंटबेटन ने दरख्वास्त दी थी जवाहरलाल नेहरू साहब से मिलने की, जो कि मुस्तरद हो गई थी। उस वक्त वो नेवी को कमांड कर रहे थे, ये उस ज़माने की बात है। लेकिन बाद में फिर जब वो इनकी मुलाकात हुई तो बल्कि उनके साथ ये जा रहे थे कहीं, तो किसी ने कहा, जी कि ये तो रेबल, आप इनके जाए कहानियाँ बन जाएंगी। उन्होंने कहा, पागल हो, कहानियाँ बन जाएंगी? इसने जाके हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनना है, इस बंदे ने जिसको तुम आज रेबल कह रहे हो। ये उस वक्त कहा था माउंटबेटन ने। अच्छा, अंदाज़ा था माउंटबेटन उसे अंदाज़ा था कि वो इतना काबिल आदमी है कि वो कल को वज़ीर आज़म बनेगा। इसीलिए तो उन्होंने फिर जिन्ना साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया, क्योंकि वो समझते थे कि मैं ज़्यादा काबिल हूँ, उनका ख्याल था। अच्छा, और सिर्फ यही प्रेडिक्शन नहीं थी, माउंटबेटन की एक बड़ी ख़तरनाक प्रेडिक्शन थी जो बाद में दुरुस्त साबित हुई। वो क्या? तो ये हुआ कि जो मुस्लिम बंगाल है वो, उन्होंने कहा था 2 दहाइयों से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो लेकिन वो बहरहाल कुछ अर्सा ज़्यादा निकाल गया, लेकिन इवेंचुअली वो बांग्लादेश बन गया। अच्छा, हम जो सुनते हैं नेहरू और एडविना का आपस में कोई चक्कर, असल में हकीकत क्या थी? नहीं, असल में तो वो एडविना और माउंटबेटन दोनों नेहरू के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उसकी वजह कि जवाहरलाल नेहरू एक तो बड़े शगुफ्ता आदमी थे, मासूम आदमी भी थे। उनका जो एक्सप्रेशन था बड़ी जल्दी उनके फेस पे आ जाया करता था। बल्कि उनके घर में जब दावत हुई, एडविन और माउंटबेटन गए, तो जो उनका रवैया देखा, जो डिमिनर्स देखे माउंटबेटन के और एडविना के, माउंटबेटन और एडविना हर एक से घुल मिल जाया करते थे। वो आम लोगों से मिल के गप्पे शप्पे भी लगाया करते थे, डांस वांस भी किया करते थे। तो पंडित नेहरू ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा पहला इंसान वॉइस रॉय आया है हिंदुस्तान में। अच्छा, यानी पहले जो आए हैं वो तो बस हुकूमत ही करके जाते रहे हैं। फिर ये एडविना के बारे में मशहूर क्यों हुआ कि उसका चक्कर है? जवाहरलाल नेहरू एक तो उनके दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड थे, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा था। दूसरी बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू का माइंड लेने के लिए भी एडविना को वो आगे किया करता था माउंटबेटन। तो एडविना, जैसे शिमला वाला जो वाक़या हुआ, शिमला में जो प्लान दिया गया था, यानी कि 3 स्टेट्स का जो प्लान दिया गया था कि बंगाल होगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान होगा, वो प्लान पहले तो गप्पे लगाते रहे, फिर वो उसने फ़ाइल दे दी जवाहरलाल नेहरू जी को कि आप जाके पढ़ लें। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने वो फ़ाइल पढ़ी तो सीख पा हो गए कि ये कि क्या कर रहे हैं, तो आप बैल्कनाइजेशन कर रहे हैं इंडिया की, आप फ्रेगमेंट्स में उसे तब्दील कर रहे हैं। आपने पहले हुकूमत करते रहे और अब आप हमें टुकड़े टुकड़े करके जा रहे हैं। तो वो बड़े सीख पा हो गए। तो एडविना को भेजा उन्होंने नेहरू को अपीज़ करने के लिए। लेकिन बहरहाल वो ठीक कह रहे थे जवाहरलाल नेहरू, तो उनके ताल्लुकात थे, दोस्ती थी। इस वजह से हमारे यहाँ ज़रा इस बात को बड़ी आसानी से महमूल कर लिया जाता है मोहब्बत की कहानियों पे, क्योंकि हम लोग चाह रहे होते हैं कि जिसको मोहब्बत की कहानी इस तरह की शुरू हो जाए। ऐसा था नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें वल्लभ भाई पटेल की, उनकी मीटिंग कैसे होती है?
वल्लभ भाई पटेल का एक तो बैकग्राउंड आप देखिए, वल्लभ भाई पटेल यहाँ के बेटे थे, वो यहीं पले बढ़े, वो किसानों में रहे, वो मिलों में काम करते रहे, जिन मिलों में काम किया उन मिलों में मज़दूरों से रिलेट करते रहे, फिर वो बाहर भी पढ़ने के लिए चले गए, वहाँ से भी आए, तो वो कोई बहुत वेस्टर्नाइज होके नहीं आए, वो जैसे थे वैसे ही रहे। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उनकी बहुत शानदार थी, बारगेनिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त थी, और बहुत क्रेडिट जाता है कांग्रेस को चलाने का, नज़्म व ज़ब्त रखने का, इंतज़ामी उमूर चलाने का वल्लभ भाई पटेल को। और माउंटबेटन के साथ मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त थी इनकी। बातें क्या हुई उसमें? बातों से पहले एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई। वल्लभ भाई पटेल ने माउंटबेटन को टेस्ट किया। कैसे? उन्होंने एक पैगाम था जो लिखा हुआ पर्ची पे, जो माउंटबेटन के सामने रख दिया, वो किसी की अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक था। माउंटबेटन को समझ आ गई कि ये एक्चुअली जो एतराज़ उठा रहे हैं, ये जो जानना चाह रहे हैं, दरअसल ये मेरी साख पे हमला होगा, और ये इसलिए कर रहे हैं कि देखेंगे मैं कितना स्ट्रांग हूँ अपनी पोजीशन के एतबार से। माउंटबेटन एकदम गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि देखो, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं आप जैसे किसी लड़के से बुली हूँ, मुझे बुली करने की कोशिश ना करो। अगर मुझे बुली करने की कोशिश करोगे तो मेरे पास एक हल है इसका। वो क्या? वो ये कि मैं अपना तैयारा मंगवाऊंगा, सामान रखूंगा, वापस इंग्लैंड चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं मिस्टर जिन्ना से मिलूंगा और तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा, और मैं बताऊंगा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, और मेरे बाद जो ब्लडशेड होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे होगी। इसको फिर हैंडल कैसे किया वल्लभ भाई ने? अब वल्लभ भाई को देखिए कि उन्होंने क्या किया। वल्लभ भाई ने कहा कि मुझे उम्मीद है, अभी तो आप आए हैं, 1 महीने के अंदर अंदर वापस क्यों जाएंगे, वॉइसरॉय की अपनी वॉइसरॉयशिप छोड़ के क्यों जाएंगे, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उन्होंने कहा आई मीन इट, मैं जाऊंगा। अगर आप ये जो पर्ची आपने लिख के रखी है, अगर आप इसे वापस नहीं लेते तो मैं अभी अपना तैयारा बुलवा रहा हूँ, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर से कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। वहाँ वाला भाई समझ गया कि यार ये सीरियस है। उन्होंने कहा, वो पर्ची उठाई और वो फाड़ दी। तो ये मीटिंग थी वल्लभ भाई पटेल के साथ। और इस मीटिंग के बाद आपस में इनके ताल्लुकात कैसे थे? माउंटबेटन बहुत ही समझदार आदमी थे। माउंटबेटन इन मुलाकात का मकसद भी ये था कि वो देख लें कि वो किस हद तक लिबर्टी ले सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। जैसे जब जवाहरलाल पंडित नेहरू ने एक ऐसी बात की कि माउंटबेटन को ये अंदाज़ा हो गया कि वो जवाहरलाल को जब चाहें गांधी जी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। पंडित जी ने ये कहा कि गांधी जी जगह जगह जा रहे हैं हिंदुस्तान भर में और मरहम रख रहे हैं लोगों के रिश्ते हुए ज़ख्मों पे। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन वो उस कॉज को नहीं तलाश कर रहे जिसकी वजह से ये ज़ख्म दिए जा रहे हैं। और वो थी क्या? वो कम्युनल डिवाइड थी, वो हेट्रेड थी, वो अदम एतमाद था। गांधी जी तो उसे मरहम रख रहे हैं सिर्फ, वो ये तो एड्रेस नहीं कर रहे कि मसला है, कि जो मसला है उसको कैसे बार-बार जख्म आ क्यों रहा है, बार-बार जख्म आ क्यों रहा है। ये वो बात थी जो माउंटबेटन ने पिक कर ली कि ओके, अगर मैं चाहूँ या जब चाहूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये वो बंदा है जो गांधी जी के खिलाफ खड़ा। अच्छा, लेकिन हम तो ये भी देखते हैं कि गांधी जी का जो ट्रस्ट था वो वल्लभ भाई से ज़्यादा तो नेहरू पर था। दोनों पे था और दोनों पे नहीं भी था। अच्छा, दोनों पे ऐसे था कि 2-3 क्रूशल मोमेंट्स पे हमें नज़र आता है कि गांधी जी की बात नहीं मानी गई। वैसे वो बापूजी की सारी बातें चलती थी, जैसे जिन्ना साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने की, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर, जैसे कांग्रेस की सदारत के ऊपर। अच्छा, कांग्रेस की सदारत में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लोग थे वो तो चाहते थे वल्लभ भाई पटेल जो हैं सदर बने, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, नेहरू जी बनेंगे। नेहरू जी को गांधी जी भी बनाना नहीं चाहते थे। वजह क्या थी फिर? जो वजह ये बनाया? थी कि तमाम जो वोट्स थे वो पटेल ही के हक में थे, और पटेल जायज़ तौर पे हकदार भी थे उस पोजीशन के, क्योंकि वो एक तो उम्र में ज़्यादा थे, फिर उनका तजुर्बा ज़्यादा था, फिर उनका इंतज़ामी उमूर बहुत ज़बरदस्त थे।
ये सब कुछ था। लेकिन जवाहरलाल पंडित नेहरू ने बहुत डिसाइसिवली गांधी जी से ये कहा था कि अगर सदर बनेंगे तो वही बनेंगे। गांधी जी उस मौके पे शैटर नहीं करना चाहते थे। ये जो फैब्रिक था, पॉलिटिकल फैब्रिक था कांग्रेस का, उसको शैटर, बिखरने नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के हक में वोट दिया और उन्हें सदर बना दिया। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू, इनका आपस में कैसा ताल्लुक था? दोनों मिजाज के एतबार से, फिलॉसफी के एतबार से पोल्स अपार्ट थे। वल्लभ भाई पटेल बहुत प्रैक्टिकल, सीधे सीधे बात करने वाले और अपने ऑब्जेक्टिव को बाय हुक और बाय क्रूक हासिल करने वाले आदमी थे। उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो उनके वालिद थे, जो 1857 की जंग आज़ादी में लड़े थे और वो गुंदे हुए थे थ्रू एंड थ्रू हिंदुस्तान की मिट्टी में। जवाहरलाल पंडित नेहरू बहुत हद तक वेस्टर्नाइज थे। मे फेयर के ड्राइंग रूम्स में बड़ी एक मकबूल शख्सियत थे। वो लिटरेचर लवर थे, अंग्रेज़ी अदब के, रशियन अदब के दिलदादा थे और एक एरिस्टोक्रेट थे। एक ऐसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी जो फिलोसॉफिकल ज़्यादा थी। लोगों के साथ उनका कनेक्शन कम था। वो बहुत बाद में डेवलप हुआ जवाहरलाल जी का। तो दोनों फ़र्क थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद दोनों और एक दूसरे के साथ उनके बाद में भी जो मुखासमत थी वो सामने आती रही समहाउ। इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज़ की तरफ से कैबिनेट मिशन प्लान आता है। जिन्ना साहब इसे मान भी लेते हैं। फिर मसला की तरह आता है। मसला कि कांग्रेस ने एक्चुअली नहीं माना। कैबिनेट मिशन प्लान एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे यहाँ आज भी हिस्टोरियंस हैं, जैसे डॉक्टर आयशा जलाल हैं, डॉक्टर इश्तियाक साहब हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियंस हैं। उन दोनों के दरमियान भी ये एक मामला है। डॉक्टर आयशा ये कहती हैं कि जिन्ना साहब इनफैक्ट इंडिया का बंटवारा नहीं चाहते थे। वो पाकिस्तान की बात अगर कर रहे थे तो वो एक बारगेनिंग चिप के तौर पे कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी ली जाए मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के लिए। इसलिए वो हर जगह ये कहते भी नज़र आते हैं कि मुस्लिम लीग ही मुसलमान अरकान को अपॉइंट करेगी, कहीं भी एग्जेक्टिव काउंसिल में या कहीं भी। जबकि डॉक्टर इश्तियाक ये कहते हैं कि जिन्ना साहब बंटवारा चाहते थे। अब वो कह रहे हैं कि मैं किताब लिख रहा हूँ, हमें भी उनकी किताब का इंतज़ार है कि अगर हो सकता है कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स वो लेके आए जिससे साबित हो कि कैबिनेट मिशन प्लान को मानते हुए भी जिन्ना साहब बंटवारा चाह रहे थे। हालांकि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, फिर यूपी और जो आज का हिंदुस्तान है, और बंगाल और आसाम, ये 3 मुख्तलिफ बनने थे, जोन्स बनने थे। एक लूज फेडरेशन होनी थी और हिंदुस्तान ने कायम रहना था। 1946 का वाक़या है। जिन्ना साहब इसको मान गए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन नेहरू ये कहते हैं कि पटेल नहीं मानता और ख़ुद ये कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने के बाद नेहरू जी ने ये बहुत गलत एक बयान दिया, जिसको कि इंडियन हिस्टोरियन और इंडियन जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो भी मानते हैं कि जवाहरलाल पंडित नेहरू ने कहा कि पहले हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो जाएं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैबिनेट मिशन प्लान को मानना है या कोई तरमीम करनी है या क्या क्या करना है। तो इससे बरगश्ता हुए जिन्ना साहब कि इसका मतलब है कि ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग नहीं मानना चाहते, जिस पर उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दे दी। फिर हम देखते हैं कि डायरेक्ट एक्शन कॉल जब दी जाती है तो उसके बाद जो दंगे फसाद हुए उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये उठता है ये सवाल कि डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी जिन्ना साहब ने। उससे पहले 16 अगस्त को ये कॉल थी और 15 अगस्त तक ये लोग कोशिश करते रहे कि आपस में कोई ऐसा समझौता हो जाए इनके दरमियान कि ऊँट किसी करवट बैठ जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया कि 16 अगस्त आ गया। अब एक्चुअली मैं फिर ये कहूँगा, इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म समझते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, हम तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे कह रहे हैं कि जिन्ना साहब ने जो डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी उसमें वायलेंस की कॉल नहीं थी, उसमें कोई दंगे फसाद की कॉल नहीं थी, प्रोटेस्ट ज़रूर था। होता ये कि जब आप एक तो इमोशनली चार्ज्ड एनवायरनमेंट है जिसमें कम्युनल लाइंस के ऊपर लोग बिल्कुल डिवाइडेड हैं, वहाँ जब आप ऐसी कॉल देते हैं, अब ये नहीं पता कि वो उसे लेके कैसे इजहार किया जाता है आपकी कॉल का। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये बहुत हुसैन शहीद सोहरवर्दी को जो कहा जाता है कि उन्होंने कनाइवेंस की, उनकी कनाइवेंस से बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत हुई, दंगे फसाद हुई, ये बात दुरुस्त है।
अच्छा, हम बाद में देखते हैं कि बंगाल को भी यूनाइटेड करने को रेडी था अंग्रेज, ये भी हुसैन शहीद सोहरावर्दी की ही तजवीज़ थी। और जिन्ना साहब मान गए थे इसके लिए। जिन्ना साहब मान गए थे। जिन्ना मसला साहब फिर किधर आया था? मसला इस पे जवाहरलाल नेहरू नहीं माने थे। उनका ये ख्याल था कि आप तो इस तरह फिर 3 हिस्से कर रहे हैं, बंगाल अलहदा कर देंगे, बंगाल तो हार्ट है हिंदुस्तान का। वो जवाहरलाल नेहरू नहीं माने थे। वैसे आपके ख्याल में कैसा आइडिया था ये? मैं तो एक तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे यही समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जैसे पंजाब है, बंगाल है, सिंध है, कुछ ऐसे इलाके हैं जो लिंगुअली, कल्चरली, सोशली, तहजीबी तौर पे उनकी तारीख़ बहुत पुरानी है और वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। उन्हें तकसीम करना बहुत बड़ा जुल्म था। यूनाइटेड बंगाल अब भी तो बन ही गया ना बांग्लादेश। अगर उस वक्त यूनाइटेड बंगाल को मान लेते, पाकिस्तान बना लेते, हिंदुस्तान बना लेते, फिर भी ठीक होता। अगर आपने डिवीज़न करनी ही है तो लोगों को काटने की बजाय लोगों को जोड़ने वाली बात करते। और जो प्रिंसली स्टेट थी उसके ऊपर क्या मसला चल रहा था? प्रिंसली स्टेट्स के बड़े अजीबोगरीब हालात थे। प्रिंसली स्टेट्स 20 एकड़ से लेके और बहुत बड़ी बड़ी वास्ट एक्सपेंस थे उनके पास। और उनके प्रिंसली स्टेट्स के अगर आप करतूत समझना चाहें तो अगर अपनी शी डॉग की शादी करनी है एक महाराजा ने, तो वो महाराजा पूरे हिंदुस्तान को दावत दे रहा है। अच्छा। और हीरे जवाहरात वो शी डॉग के कदमों में डाल रहा है। शी डॉग हुजला रूसी में जा रही है। ये उनके खेल हैं। फिर हमें नज़र आता है कि एक महाराजा जो है वो ब्रहना हालत में एक ख़ास वक्त पे लोगों के सामने आता है। वो जो कुछ फैलिक सिंबल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जाता है और वो उसकी अलामत हैं। फिर हमें नज़र आता है कि एक महाराजा शर्त लगाता है दूसरे महाराजों के साथ कि कौन ज़्यादा ख़वातीन के साथ शब बसरी करेगा। 1 साल के बाद फिर वो एक नतीजे पे पहुँचते हैं, जी मैंने इतनी औरतों के साथ शब बसरी की और इतनी मैंने ये जो नाक में पहनने वाली होती है ये उन औरतों जिसके साथ शब बसरी करते थे उसकी वो ये नथ लेकर रख लिया करते थे। जिसके पास ज़्यादा नथें होती वो जीत जाया करता था। एक निज़ाम साहब थे जो हैदराबाद के निज़ाम थे, वो कहते हैं कि वो उनके पास वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी थे, दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी, लेकिन वो कभी पहले रोटी नहीं सी खांदा। वो इंतहाई कंजूस आदमी था। ये आप फ्रीडम एट मिडनाइट अगर पढ़ें तो इनके जो करतूत है आप तो हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे ये चल रहा था सारा। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स का हर मामला ये हुआ, फाइनली ये तय पाया कि प्रिंसली स्टेट्स चूज़ करेंगी या पाकिस्तान की तरफ जाएं या इंडिया की तरफ जाएं। तो वो उन्हें मजबूरी थी। वो हालांकि वो ये चाहते थे जो प्रिंसली स्टेट्स थी कि हम क्वीन के ही ताबे रहें। वो बल्कि कॉफोर्ड जो गए इंग्लैंड, उन्होंने जाके बिल भी पेश किया। उन्होंने कहा जी ये तो इनके मुती हैं क्वीन के, तो वो तो क्वीन के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन उन्हें उसमें फ़ायदा क्या नज़र आ रहा था? उन्हें इंडिपेंडेंस, उन्हें पता है पाकिस्तान और इंडिया के साथ रहेंगे तो जाहिर है फिर उनकी हुकूमत को मानना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये याशियाँ और ये चक्कर और ये ख़त्म हो जाएंगे, जो कि बाद में ख़त्म हो भी गए। तो लेकिन खैर वो ये तय पाया कि दोनों मुल्कों में से किसी एक को चूज़ करेंगे। और ये लॉर्ड माउंटबेटन ने बार बार कहा प्रिंसली स्टेट्स को कि हम अगर चले गए तो तड़ा वाली वारस कोई नहीं होना, तो उसकी एक मुल्क दनाल रहो, या पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। इसमें भी एक बड़ी कहानी है। वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जी मुझे दरख्त के सारे आम चाहिए, यानी कि जितनी प्रिंसली स्टेट्स हैं 562 प्रिंसली स्टेट सारी की सारी मुझे दो। तो माउंटबेटन ने कहा कुछ मेरे वास्ते भी छाड़ दे। उन्होंने कहा कितने लोग हैं? उसने कहा कोई 2 दर्जन छाड़ दे। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं। फिर पता है कितने पे इत्तेफाक हुआ? 6 पे। यानी पूरे 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनमें से 6 पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी। ये मुकालमा हुआ वल्लभ भाई पटेल का और माउंटबेटन का। माउंटबेटन ने कहा यार बहुत कम है ये तो। उसने कहा बस है नहीं मिलनी है। मैंने बताया ना वल्लभ भाई पटेल बारगेनिंग में बहुत ज़बरदस्त थे। कैबिनेट मिशन प्लान फ्लॉप होने के बाद फिर पार्टीशन का प्लान कैसे बनता है? फिर तो ये था कि आप एक हिस्सा जो है जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस का, फिर बंगाल को काट के, पंजाब को काट के पाकिस्तान बना दिया जाएगा, और कुछ जूनागढ़, गुरदासपुर और मणिपुर और कुछ इलाके हैं जो पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। जो कि ये कहा गया कि आप जोग्राफिकल इनकॉन्ग्रुइटी भी देखेंगे, अगर जिन मुल्कों के साथ आती है उसके साथ शामिल हो जाएं आप,
फिर तो वाज़ेह था प्लान, पार्टीशन के ऊपर सभी मान गए और बड़े आराम से मान गए। फिर गांधी जी को कैसे मनाया? देखिए, वो जो मीटिंग है जिसमें सब लोग बैठते हैं और बैठ के इकरार करते हैं इस बात का, उससे पहले माउंटबेटन ने हर एक से कहा कि भाई मैं इंडिविजुअली आपसे पूछूंगा उस मीटिंग में, वो जो उनके स्टडी में हुई भी, तो आपने इकरार करना है, मूँह कहना है कि हाँ जी ठीक कह रहे हो तुसी। ऐ ना होवे कि तुसी चुप करके बैठे रहो तो मैं ख़राब हो जावां एटली दे अगे। एटली जो कि उनका वज़ीर आज़म था इंग्लैंड में। जवाहरलाल नेहरू साहब, पटेल और बलदेव सिंह, ये सब लोग थे वहाँ। जिन्ना साहब के बारे में फिर एक दिलचस्प बात है। जिन्ना साहब से कहा कि आपने उस वक्त हाँ करनी है, वाज़ेह तौर पे नोट करना है आपने, वो कोई गल ना भी करो तो कहना जरूर, कुछ ना कुछ कहना ज़रूर है, पता लगे कि तुझे कुछ किया है, हाँ कीती है। जिन्ना साहब ने क्या कहा फिर? जिन्ना साहब ने कहा हाँ ठीक है देखेंगे चलो। माउंटबेटन लिखते हैं कि मैंने सबसे कहा, सबने नोट किया, सबने हाँ में हाँ मिलाई। गो के पचमुर्दा दिल के साथ सब लोग बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा को खुश नहीं थे, सब लोग ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे और वो नज़र भी आ रहा था सब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे मुश्किल वक्त था वो एक सेकंड, वो एक पल जब मैंने जिन्ना साहब की तरफ, जिन्ना साहब उनके लेफ्ट पे बैठे हैं, अगर आप तस्वीर भी देखें, जब मैंने जिन्ना साहब की तरफ देखा कि ये नोट करते हैं, कहते वो उन्होंने सिर्फ आधी इंची अपनी जी चिन्ह है ना उन्होंने थोड़ा थले करके उत्ते किया, पता भी नहीं चला कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। तो वो कहते लेकिन वो जो एक सेकंड था जिसमें मैंने इंतज़ार किया जिन्ना साहब का चिन्ह को हिलाने का, वो बड़ा भारी था, सारी ज़िंदगी में भारी था। अच्छा, वेब सीरीज़ के अंदर भी दिखाया कि कायदे आज़म की सेहत मुसलसल खराब थी, कायदे आज़म ने छुपाया क्यों? डॉक्टर पटेल उनके मुआलिज थे, उन्हें बहुत पहले अंदाज़ा हो गया था कि जिन्ना साहब के जो फेफड़े हैं वो बिल्कुल जवाब दे चुके हैं। लेकिन जिन्ना साहब, उनका एक मिजाज था कि वो अपनी कोई भी शख्सी कमज़ोरी अगर कोई थी तो, चाहे वो सेहत की कमज़ोरी थी या कोई कमज़ोर लम्हा था उनका, वो आश्कार नहीं होने देते थे किसी पे, वो अपने आप को बड़ा संभाल के रखते थे। ये तो ख़ास तौर पे ऐसे था कि बल्कि किताब में भी लिखा हुआ है कि अगर ये पहले पता चल जाता कि जिन्ना साहब इज़ गोइंग टू डाई इन एन ईयर और सो, तो हिंदुस्तान शायद कभी तकसीम ना होता और मुसलमानों तकसीम भी ना होता, और मुसलमानों की जो आवाज़ थी या मुसलमानों के जो राइट से या जो कुछ सोचा जा रहा था, हो सकता है वो भी ना मिलता। जिन्ना साहब ने यही सोच के कि उनकी कोई कमज़ोरी किसी के हाथ ना लगे, डॉक्टर पटेल से कहा कि इस फाइल को दबा दो ऐसी। डॉक्टर पटेल, बल्कि एक दो बार ऐसा भी हो कि गाड़ी में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और उन्हें एक छोटे से स्टेशन पे उतार लिया गया। उनको दोबारा कहीं वो जा रहे थे, स्पीच करने के लिए जा रहे थे, तो दोबारा जिन्ना साहब को रिक्यूपरेट करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उन्होंने किया। डॉक्टर बार बार मना करते रहे जिन्ना साहब को कि आप अपनी खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ, लेकिन वो बहुत विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी जिन्ना साहब की। हम वेब सीरीज़ में देखते हैं कि जिन्ना साहब ने मास्टर तारा सिंह को एक ब्लैंक चेक ऑफर किया। हाँ, वो ब्लैंक चेक ये था कि जिन्ना साहब ये कह रहे थे कि आप हमारे साथ ही रहें, आप डिवीज़न ना करें, क्योंकि ये एक कार्ड ये खेला गया ना कि क्योंकि हिंदुस्तान तकसीम हो रहा है तो बंगाल और पंजाब क्यों ना तकसीम हो, क्योंकि वहाँ 31 मिलियन हिंदू हैं बंगाल में और 30 मिलियन मुसलमान हैं, यहाँ 16 मिलियन अगर मुसलमान हैं तो 15 मिलियन हिंदूज हैं, तो तकसीम तो होना चाहिए। अब हिंदू तो जा ही रहे थे, लेकिन सिखों के लिए, क्योंकि वो बहुत कम तादाद में थे, सिखों के लिए जिन्ना साहब ने बहुत बड़ी ऑफ़र की थी मास्टर तारा सिंह को। उन्होंने कहा था आप ना जाएं, क्योंकि पंजाब ज़्यादातर सिखों का था, एक तो उनके श्राइन्स और उनके जो गुरुद्वारे और उनके जो मुक़द्दस मकामात हैं वो यहाँ थे इस हिस्से में। दूसरी बात यह है कि जिन्ना साहब की बहुत बड़ी ऑफ़र थी कि आप अगर गवर्नर मुसलमान होगा तो चीफ मिनिस्टर सिख होगा, अगर चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा तो गवर्नर सिख होगा, और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आप हमारे साथ खुश रहेंगे। अच्छा, लेकिन फिर इसके जवाब में हम देखते हैं कि मास्टर तारा सिंह कहते हैं हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ अंगूठा चेंज होगा, अभी हम हिंदुओं के नीचे हैं, उसके बाद हम मुसलमानों के नीचे आ जाएंगे। हाँ, ये मास्टर तारा सिंह ने बिल्कुल कहा। जब जिन्ना साहब ने कहा कि आप क्यों हिंदुओं के अंगूठे तले रहना चाहते हैं, तो मास्टर तारा सिंह ने कहा कि साढ़े वास्ते तो अंगूठा ही बदलना है ना, सीखते जाना है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि हमारे पास अगर हम इकट्ठे रहते, पंजाब एक रहता और सिख और मुसलमान मिलके रहते तो रह सकते थे, ज़्यादा अच्छे तरीके से रह सकते थे, फिर पंजाब तकसीम ना होता। यहाँ फिर वही बात है कि मिट्टी तो एक थी, ज़बान एक थी, कल्चर एक था, तहजीबी रवैये एक थे,
मज़हब का फ़र्क था ना। अब मज़हब का फ़र्क भी बहुत शदीद कर दिया गया। उन लड़ाई सारी मज़हब की तकसीम पे लड़ी गई, कम्युनल लाइंस पे लड़ाई लड़ी गई। हालांकि और बहुत से यूनिफाइंग फोर्सेस थी। ज़बान यूनिफाइंग फोर्स थी, ज़मीन यूनिफाइंग फोर्स थी, कल्चर यूनिफाइंग फोर्स था। हंसना खेलना, खुशी गम, बसंत, बैसाखी, विसाख, इतनी सारे यूनिफाइंग फोर्सेस थी। लेकिन आपने मज़हब को अलहदा करके, और ये अंग्रेज़ की एक्चुअली साजिश थी। हालांकि कोई भी मज़हब, ना इस्लाम, ना सिखिज़म, ना हिंदुइज़म, वो कहीं भी एक दूसरे के साथ टकराता नहीं है, मासवा कास्ट सिस्टम पे हिंदू के। और वो भी ज़ाहिर ज़माने के साथ साथ बहुत हद तक बदल चुका था, बदल रहा था। माउंटबेटन इतना समझदार आदमी था, उसने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि माइग्रेशन होगी, जब लोग जाएंगे ये दंगे फसादात, कत्लो गारत होगा। माउंटबेटन बिल्कुल प्रिडिक्ट कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिसाल दी ना कि उसने कहा कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, वल्लभ भाई पटेल से कहा, और यहाँ ब्लड शेड होगा। और दंगे फसाद एक्चुअली जो हो भी रहे थे, वो दंगे फसाद सभी कर रहे थे। उन दंगे फसाद ने बढ़ना ही था अगर आप कोई मुनासिब हल ना ढूंढते। हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन ना माउंटबेटन ने प्रिडिक्ट किया, ना किसी और लीडर ने प्रिडिक्ट किया। जो ज़्यादा बड़ी कत्ल गारत हुई वो पंजाब में, ख़ास तौर पे पंजाब में ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन की वजह से हुई। वरना दंगे फसाद स्पोरेडिकली तो जगह जगह हो ही रहे थे। और उन दंगे फसादों में RSS भी शामिल थी, उसमें मुस्लिम लीग भी थी, उसमें दूसरी तंजीमें भी थीं, वो बढ़ावा भी देती थीं। और अंग्रेज़ उन्हें रोकने में कामयाब नहीं थे, क्योंकि बार बार जो हम देखते हैं कि वो लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है कि जी यहाँ ये एक बारूद भरा जहाज़ है, ये एक बॉम्ब है जिसके ऊपर हम बैठे हैं, ये कभी भी फट सकता है। डर उन्हें यह था कि 1857 के पैटर्न पे अंग्रेज़ों की कत्ल गारत शुरू ना हो जाए कहीं। तो उनका ज़्यादा बड़ा मकसद है कि यहाँ से निकलें किसी तरीके से, उसके बाद इनके साथ जो भी होता है ये आपस में जो मर्जी करें। अगर जिन्ना साहब माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना देते तो हालात क्या होते? गवर्नर जनरल बनाने से थोड़ी बहुत मराहत बाउंड्री कमीशन के हवाले से उन्हें मिल जाती शायद, लेकिन बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट तब तक आ चुकी थी जब यहाँ सेलिब्रेशंस के लिए आए थे वो। माउंटबेटन ने थोड़ी देर के लिए रेडक्लिफ को रोका था कि मैं कराची में सेलिब्रेशंस के बाद वापस आ जाऊँ, फिर रिपोर्ट जारी कर दीजिएगा। देखिए, तकसीम पंजाब हुआ, लाखों लोग पंजाब में कत्ल हुए, करोड़ों लोग यहाँ से अपना घर बार छोड़ के गए, वहाँ से इधर आए। अगर गवर्नर जनरल माउंटबेटन भी होता तब भी यही होता। अंग्रेज ने हिंदुस्तान का बंटवारा तो कर दिया, लेकिन हमारे अपने लोगों को जिस तरह से लड़वाया, हम वो आज भी नहीं भूल सकते।